स्टूडेंट्स, वेलकम 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 टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारे से सेशन में, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ हमारे क्लास 9 का एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। इसका क्विक रिविजन, जहाँ हम 15 मिनट्स में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब करेंगे डिस्कस। तो क्या बोलते हैं, शुरुआत करें कि आज के इस वीडियो की? तो चलो शुरुआत करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहली बात तो भाई कि कृषि खाद्य संसाधनों में सुधार की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भाई हमारे भारत की जनसंख्या एक बहुत बड़ी जनसंख्या है और इस बड़ी जनसंख्या के लिए ज्यादा मात्रा में किसकी आवश्यकता होगी? खाद्य संसाधनों की आवश्यकता होगी। हम बिना खाए तो जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो हमें बहुत सारे अनाज की आवश्यकता है। और अनाज ऐसा नहीं है कि बस बिल्कुल चुटकी बजाए और बहुत सारे अनाज का उत्पादन हो जाता है। हमारे यहाँ भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम अपनी चीजों के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, जिसमें जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ सुधार भी होना बहुत आवश्यक है। चलो कुछ चीजों को समझते हैं। फसल उत्पादन में उन्नति, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, भारत भोजन एक आवश्यक रासायनिक पदार्थ है जो सभी जीवधारियों के अस्तित्व हेतु क्या है? आवश्यक। बिना भोजन के तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। भूल जाओ, बिना भोजन के कुछ हो सकता है। इससे जीवों की वृद्धि होती है, विकास व स्वास्थ्य हेतु पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज ये सब प्राप्त होते हैं। क्या एक बात बताओ, बिना खाना खाए तुम जिंदा रह सकते हो? तो तुम क्या बोलोगे? नहीं मैम, बिना खाना खाए हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? हमारे शरीर का सही तरीके से विकास, हमारे बॉडी में एनर्जी तभी मिल पाती है जब हमारे पास उचित पोषक तत्व होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये सब होगा, तभी हमारे शरीर में क्या होगी बच्चे? एनर्जी होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं, मेन सोर्सेस होते हैं। भोजन की बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु खाद्य संसाधनों में सुधार क्या है भाई? बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम जो मार्केट में जाते हैं, हम फास्ट फूड भी खाते हैं, या हम मान लो डी मार्ट गए हैं, मॉल गए, कहीं पर भी गए हैं, हम देखते हैं यार कितनी तरह तरह की चीजें खाने पीने के लिए मिलती हैं, लेकिन इनका उत्पादन कैसे होता है? और हमें खाना पीना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे, हमारी शरीर सही तरीके से वृद्धि कर सके। उम्र बढ़ती जाएगी, उम्र के साथ साथ ग्रोथ होना भी इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट, दिमाग चलना भी तो इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों के लिए हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट है, फैट भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है। फसलों के प्रकार अब मैं तुम्हें यहाँ बताती हूँ। भाई इतनी देर से ये सब पढ़ रहे हैं तो क्यों ना फसल पे चर्चा करें। मानव द्वारा फसलों को अपने लाभ के लिए बोया जाता है और फसलें कई प्रकार की होती हैं, जैसे अनाज, ग्रेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम बाहर का, मैं सच बताऊं, कितना ही खा लो, बाहर का तुम कितना ही खा लो, लेकिन एक्चुअल में जो सही बॉडी के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है ना बच्चे, वो क्या होते हैं? सीरियल्स, अनाज ही होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इन पौधों की खेती ऊर्जा की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाती है, जैसे गेहूं के रूप में मक्का, बाजरा तथा ज्वार ऊर्जा की आपूर्ति हेतु कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। एक्चुअली में कौन सा पोषक तत्व है जो हमें एनर्जी देता है? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। पल्सेस, दालें, इनसे हमें क्या मिलता है भाई? प्रोटीन मिलता है। हमारे शरीर की क्या होगी? ग्रोथ होगी। इनकी खेती प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर ये सब जो है दालों के प्रकार हैं और इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन मिलेगा तो हमारे शरीर का सही तरीके से क्या हो पाएगी? वृद्धि हो पाएगी। तेल युक्त बीजों वाली फसलें भी होती हैं। इन पौधों से हमें आवश्यक वसा व तेल प्राप्त होते हैं, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी, सरसों, अलसी, सूरजमुखी ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। सब्जियां, मसाले तथा फल, इनमें से भी हमें कुछ मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा व कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, चाहे वो पत्ता गोभी हो, प्याज हो, काली मिर्च हो। वैसे तो सारी ही ग्रीन वेजिटेबल्स बेटा हमें खानी चाहिए। पहली बात तो घर के खाने पर ही हमें निर्भर रहना चाहिए। घर के खाने से ही हमारे शरीर में एनर्जी मिलेगी, बॉडी का विकास होगा। ये जो 10 और 15 तरीके की बीमारियां देखने को मिलती है वो सब हम तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसी के साथ साथ हमें वेजिटेबल्स लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए। कुछ लोगों को मसाले नहीं पसंद है, बेटा हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो खाना चाहिए, है ना। हर चीज को वैसे त्याग नहीं देना, एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो वो बॉडी में पहुंचे। ना किसी चीज की अति अच्छी है, ना फिर उसको पूरी तरह से मना करना भी वो अच्छा नहीं है। हमने ये चीज जान ली। चारा फसलों को भी देख लो भाई। इन फसलों का प्रयोग पशुधन के चारों के रूप में किया जाता है। वर्सिम, जई, सूडान घास ये सब इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल होंगे। ठीक है।
फसलों का वर्गीकरण थोड़ा सा सुनेंगे। ऋतु के आधार पर इसे निम्न वर्गों में बांटा गया है। एक खरीफ की फसल, रबी की फसल। घोट लो इसे अपने दिमाग में, जितना घोट सकते हो, रबी की फसल और खरीफ की फसल को। इन फसलों को वर्षा ऋतु में जून से आरंभ किया जाता है, जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है। भाई इतनी तरह तरह की फसलें, कुछ फसलें ऐसी हैं जिन्हें गर्मी के मौसम में उगाया जाता है, विशेष रूप से तभी उगती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जो प्रमुख रूप से बरसात के मौसम में उगाई जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है। और कुछ फसलें ऐसी हैं जो सर्दी के मौसम में ही, जिन्हें क्या किया जाता है बच्चे, उगाया जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो खरीफ की फसलें वो फसलें होती हैं जो प्रमुख रूप से वर्षा ऋतु में ही उगाई जाती हैं। सो लगभग जून से इसकी स्टार्टिंग होती है और अक्टूबर तक इसे उगाया जाता है। सो धान हो गया, सोयाबीन हो गया, अरहर है, मक्का है, कपास है, चना है, मूंगफली, ये सब तब उगाते हैं, है ना। और रबी की फसलों की बात करें, इन फसलों को शीत ऋतु में नवंबर से अप्रैल तक के महीने में उगाया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब इसके क्या हो जाएंगे बच्चे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब इसके क्या है भाई, एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं फसल उत्पादन में सुधार के लिए। बेटा ध्यान से सुनो, फसल की किस्मों में सुधार बहुत आवश्यक है। एक सही फसल को लेकर सुरक्षा प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं, है ना, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं, जो बेसिकली सुरक्षा की बात कर रहा है। इसी के साथ साथ फसल उत्पादन प्रबंधन, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो फसल की किस्मों में सुधार की विधियों में सबसे पहले तो सुनो कि इसमें ऐच्छिक गुणों को निम्न 2 विधियों द्वारा डाला जाता है। सबसे पहला संकरण। इस विधि में भिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण द्वारा नई किस्में या फिर उच्च उत्पादक किस्में प्राप्त की जाती हैं। संकरण निम्न प्रकार का होगा, ध्यान से सुनना। एक तो होता है अंतरा किस्मीय। इस विधि में पादप की 2 भिन्न किस्मों के मध्य संकरण कराया जाता है और यह पादप जनन की सबसे सामान्य विधि है। इसी के साथ अंतरा जातीय भी होता है। इसमें एक वंश की 2 भिन्न जातियों के बीच में संकरण होता है। अंतरावंशीय भी होता है। इसमें अलग अलग वंशों से संबंधित पादपों के बीच में संकरण कराया जाता है। इसी तरह से आनुवांशिकीय रूपांतरित फसलें, जिसमें इसके द्वारा उच्च उत्पादकता, उच्च गुणवत्ता, कीट एवं रोग प्रतिरोधक आदि गुणों वाली आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें प्राप्त की जाती हैं। और इसमें आनुवांशिकीय रूपांतरण या डीएनए, जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसमें हेरफेर द्वारा फसल में अलग प्रजाति और वंश या जीव के ऐच्छिक गुणों वाले जीन जो है उनमें डाला जा सकता है। ठीक है, अब इसके कारक क्या क्या हो सकते हैं? तो फसल के किस्म सुधार के कारक, जिनमें सबसे पहले सुनो, एक तो है क्या, उच्च उत्पादन। दूसरा क्या है, उन्नत किस्में हैं। और जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता है। परिपक्वन काल में परिवर्तन। तो सुनो, पहले तो इतना सुनते हैं। उच्च उत्पादन, फसलों के किस्म में सुधार प्रायः प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाने हेतु किया जाता है। इसी के साथ उन्नत किस्में, फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों में संरक्षण काल या शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो उन्नत किस्में होंगी तो ज्यादा कुछ बहुत अच्छा, मतलब फिर चीजें बेटर होंगी। सो फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की अपनी एक अलग क्या होती है भाई, क्वालिटी होती है। इसी के साथ तिलहन में तेल की क्वालिटी होती है। फल और सब्जियों में संरक्षण काल या शेल्फ लाइफ महत्वपूर्ण होता है। जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता भी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। फसल उत्पादन पर जैविक कारक जैसे रोगजनक कीट तथा अजैविक जैसे सूखा पड़ जाना, लवणता, जलाक्रांति, सर्दी, गर्मी, पाला पड़ना, परिस्थितियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो इन परिस्थितियों का सहन कर सकने वाली किस्में ही फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। हम चाहते हैं कि फसल के उत्पादन में सुधार हो, तो इन सभी चीजों में जैविक और अजैविक कारक जो है इनमें भी सुधार होना चाहिए। मतलब फसलें ऐसी होनी चाहिए, इनमें सुधार का मतलब ऐसे है कि फसलें ऐसी होनी चाहिए कि हर स्थिति में क्या कर सके, सरवाइव कर सकें। परिपक्वन काल में परिवर्तन, फसलों को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना, ये आर्थिक दृष्टि से क्या होगा, अच्छा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक फसल का उत्पादन किया जा रहा है, 8-8, 9-9, 10-10 महीने लग रहे हैं। मतलब इनका टाइम पीरियड जितना कम होगा, ज्यादा मात्रा में नई नई क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाएगा, नई नई फसल का उत्पादन होगा और
ज़्यादा मात्रा में बेनिफिट भी होगा और लोगों तक जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए वो आसानी से पहुंच जाएंगी। तो फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से भी ये अच्छा है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड होगा तो उसके नुकसान ये है कि उतनी देखभाल करने में खर्चा भी लगेगा, पता चला आउटपुट उतना ना हो, है ना। इसमें किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकता है। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है और समान परिपक्वन काल कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। व्यापक अनुकूलता के बारे में भी सुनिएगा। इस प्रकार की किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। इस प्रकार एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण, ये वे गुण होते हैं जो पादप में अच्छी वृद्धि व उच्च उत्पादकता को दर्शाते हैं। इसी के साथ इन गुणों वाले पादप अन्य पादपों की अपेक्षा अधिक पसंद किए जाते हैं। जैसे चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। ये एक हमारी इच्छा पर होने वाला गुण है। ऐच्छिक गुण मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार हो। अनाज के लिए बौने पौधे कैसे होते हैं, उपयुक्त होते हैं, सही होते हैं, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए ज्यादा पोषकों की आवश्यकता नहीं होती है, कम पोषकों में काम हो जाता है। और इस प्रकार शस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ साथ पशुपालन की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इस चैप्टर में पशुपालन हमें क्यों पढ़ना है। इस चैप्टर में बच्चे पशुपालन हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है इसमें हम पोषक तत्वों को देख रहे हैं, इसमें हम एग्रीकल्चर को देख रहे हैं, हम इसमें सुधार परिवर्तन जो चीज़ें हो सकती हैं वो सब देख रहे हैं। लेकिन हम हमारे खाने पीने के लिए केवल एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड नहीं है, हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी लेते हैं, तो हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी लेते हैं। समझ पा रहे हो ना, इसीलिए हमारे यहाँ पशुपालन भी होता है। पशुपालन की बात करें, पशुधन का वैज्ञानिक प्रबंधन ही क्या कहलाता है बच्चे, पशुपालन कहलाता है। इसके अंतर्गत पशुओं को पालना, ऐसा नहीं होता है कि घर में 2 गाय रखी हैं बस पल जाएंगी काम हो जाएगा, नहीं, उसकी पूरी देखभाल करना, किस स्थान पर वो रह रही है, क्या खा रही है ना, वो जगह कैसी है, वहाँ कीड़े मकोड़े तो नहीं है, उसे कोई बीमारी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, वो वैक्सीनेशन है कि नहीं प्रॉपर लगा हुआ, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसके अंतर्गत पशुओं को पालना, भोजन देना, प्रजनन तथा रोग नियंत्रण आदि सारी चीजें शामिल होती हैं। पशुपालन भी आसान नहीं है। कृषि आधारित पशुधन में मवेशी, बकरी, भेड़, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, ये सब शामिल होते हैं। पशुपालन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या या जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है बेटा, तो लोगों की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अंडे पर निर्भर है, एग्स खाते हैं भाई वो डेली बेसिस पर, तो वो चाहिए होगा कि नहीं, मिल्क हो गया, मांस हो गया, इसकी खपत भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अतः इस बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु पशुपालन क्या है, आवश्यक है। इसके द्वारा पशुओं के उचित प्रबंधन व पालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब इसी के साथ साथ कुक्कुट, जिसे हम मुर्गी पालन कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ मुर्गी पालन होता है। सो मुर्गी पालन में मुर्गी की उन्नत नस्लें विकसित की जाती हैं। अंडों के लिए लेयर मुर्गी का ही क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, तथा मांस के लिए बेटा ब्रॉयलर को पाला जाता है। नई किस्में बनाने के लिए मुर्गी की देशी जैसे कि एसिल हो गई और विदेशी लेग हॉर्न नस्लों का आपस में संकरण कराया जाता है। और इन संकरण कार्यक्रमों का उद्देश्य निम्न वांछनीय गुणों वाली किस्मों को विकास करना होता है। जैसे सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा, चूजों की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि करना। दूसरा, छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा उत्पन्न चूजों का व्यावसायिक उत्पादन करना। एंड इसी के साथ साथ उच्च गर्मी या उच्च तापमान को सहन की क्षमता विकसित करना, मतलब हर तरीके के टेम्परेचर को वो बर्दाश्त कर सके। गर्मियों की देखभाल में खर्च में कमी करना। अंडे देने वाली तथा ऐसी क्षमता वाली पक्षी जो कृषि के उपोत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सके, इसे विकसित करना। एंड लास्ट आते हैं इसी के साथ साथ मत्स्य पालन। सो जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ मछली पालन भी किया जाता है और ये लार्ज स्केल पर होता है। सो हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक बहुत ही बड़ा सोर्स होता है, मछली से हमें प्रोटीन मिलता है। मछली उत्पादन में पख युक्त मछलियां तथा कवचीय मछलियां, झींगा, प्रॉन जिसे हम बोलते हैं, तथा मोलस्क, ये सब शामिल है। और मछली प्राप्त करने की मेनली 2 विधि है। एक तो होती है भाई नेचुरली
प्राकृतिक स्रोत से मछली पकड़ना, और दूसरा क्या होता है इसका संवर्धन करना। सो ये प्राकृतिक स्रोत से मछली प्राप्त करने की विधि जिसमें सबसे अधिक सामान्य है ये। इनके स्रोत समुद्री जल तथा ताजा जल होते हैं जहां नेचुरली मछलियों को प्राप्त किया जाता है। दूसरा क्या है मछली संवर्धन, इसमें मत्स्य पालन द्वारा मछलियां प्राप्त की जाती हैं और यहाँ प्रायः ताजे जल या समुद्र तट के निकट इसे किया जाता है। अतः मत्स्य उत्पादन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्र दोनों में ही किया जा सकता है। फिनिश करने के पहले एक छोटू सा रिवीजन में करवा दूं बेटा, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने तुम्हें बताया, इसके अलावा भी मैं कुछ कुछ बता रही हूँ। सुनो, फसल उत्पादन में उन्नति तुम्हें पढ़ना है। जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है फसल उत्पादन में उन्नति की बहुत ज्यादा क्या है बेटा आवश्यकता है। अगर फसल उत्पादन में उन्नति नहीं होगी ना तो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए फसल मतलब जो अनाज है वो नहीं मिल पाएगा। खाने पीने की चीज़ों की कमी पड़ना स्टार्ट होगी जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, है ना। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके अनुसार फसल उत्पादन में उन्नति भी आवश्यक है। फसलों के प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फसलों का वर्गीकरण मैंने तुम्हें बता दिया एंड ये है बच्चे तीनों इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। वैसे तो मैंने तुम्हें पूरा पढ़ा दिया पर मैं बता दूं फसल की किस्मों में सुधार ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर फसलों की किस्मों में सुधार नहीं किया जाएगा तो हमारे यहाँ वैसे भी हम मौसम पर निर्भर करते हैं। एग्रीकल्चर जो होता है उसके लिए हम मौसम पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हमारे गर्मी में अलग तरीके की फसलों का उत्पादन किया जाता है, बरसात में अलग, सर्दी में अलग, ऐसे करके चलता है। तो सभी में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है कि अगर कभी बारिश नहीं भी हो तो फसलों का उत्पादन जो किया जा रहा है उसमें नुकसान ना हो, या बहुत बारिश हो तो उसमें भी झेलने की क्षमता हर तरीके की स्थिति में, ऐसे मल्टीपल चीजें। फसल सुरक्षा प्रबंधन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और फसल उत्पादन प्रबंधन भी है, इन तीनों का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तो मैंने फसल की किस्मों में सुधार की विधियां बता दी हैं, मैंने तुम्हें बता दिया है कि इसके क्या कारक होंगे, और साथ ही साथ हमने पशुपालन में कुक्कुट और मुर्गी पालन, मत्स्य पालन के बारे में जान लिया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। वैसे तो ये लास्ट चैप्टर है, बाकी कुछ ना कुछ तो आपको मिलता रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर करना नहीं भूलना। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।